नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं और जो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती है और सोशल मीडिया पर जिन्हें गैर मामूली अंदाज में नशर किया जाता है। बहरहाल, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूँ कि सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सोने की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। ख़ास तौर पर अगर हम हैदराबाद फरकंदे बुनियाद की बात करते हैं तो हैदराबाद में फिल वक्त 24 कैरेट सोने की कीमत 1,12,620 रुपये तक पहुंच गई है। तो क्या अब सोना आम आदमी और मुतवस्सित तबके, ख़ासतौर पर मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर नहीं हुआ है? ये सवाल अब सारे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आप देखें कि जहाँ तक शादी ब्याह का मामला होता है तो लड़की वाले और लड़के वाले जो होते हैं वो जेवर का एहतमाम करते हैं, यानी जेवर देते हैं या जेवर का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सोने के जेवरात ख़रीदना हर किसी के बस की बात नहीं रही है। और वैसे भी सोने के जेवरात की कीमत में या सोने की कीमत में जो इजाफा हो रहा है उसकी सबसे अहम वजह आलमी सतह पर जो हालात हैं वो हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह फ़लस्तीन में इसराइल दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है। इसराइल ने हालिया अरसे के दौरान ईरान पर हमला किया, फिर उसे मुंह की खानी पड़ी और फिर अमेरिका बीच में आया और इसराइल को बचाने में कामयाब रहा। लेकिन आप देखेंगे कि इसराइल इस कदर जालिम और जाबिर हो गया है, इस कदर सरकश हो गया है कि वो कहीं पर भी हमला करता जा रहा है। हालिया अरसे के दौरान अब 2 दिन की बात ही देखिए कि किस तरह इसराइल ने हमला किया कतर पर। हालांकि कतर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमेशा से कतर का ये आलमी सतह पर इमेज बना हुआ है कि कतर अमन की बात करता है, कतर अमन के लिए सालिसी करता है और दुनिया में अमन व अमान का ख्वाह रहता है। लेकिन कतर को ही निशाना बनाया गया और ट्रंप कहते हैं कि मुझे पता नहीं, नेतन्याहू ने अपने तौर पर यह कार्रवाई कर ली है। तो ट्रंप से ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर अमेरिका ने इसराइल को इस कदर छूट क्यों दे रखी है? इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है, इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल कर रहा है, इसराइल फ़लस्तीनी ख़वातीन का दुश्मन बना हुआ है और इसराइल दहशतगर्दी के ज़रिए सारे दुनिया में बेचैनी फैला हुआ है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। उसके बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसके बावजूद वो बार बार अमेरिका का दौरा करता है और अपने आगा के पैरों पर गिरता है, यानी अमेरिका के पैरों पर गिरता है, फिर आता है और आपने देखा कि किस तरह अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल कातिल है, इसराइल मुजरिम है, इसराइल गुनाहगार है और इसराइल दहशतगर्द है। उसके बावजूद भी इसराइल की सरपरस्ती करने वाला अमेरिका क्या होगा, इसका जवाब आपको देना होगा। अब अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका भी उस जंग में शामिल हो गया और ईरान के जो अहम तनसीबात थे, जो जौहरी तनसीबात थे, उसको निशाना बनाकर अमेरिका ने यह समझ लिया है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन याद रखिए कि कितनी भी दुनिया की सरकश ताकतें हों, यानी आपने देखा कि पिछले ज़माने में, यानी ज़माने क़दीम में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले भी ईरान और रोम सुपर पावर हुआ किया करते थे। लेकिन उनका क्या हुआ आपने देखा और आज क्या हालत है आप देख सकते हैं। तो बहरहाल इन कदीम तहजीबों को, इन कदीम सुपर पावर्स को जिस तरह मुजाहिदीन इस्लाम ने नीचे गिराया था, आज भी वो गिरे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका हो या इसराइल हो, अपनी ताकत पर, अपने दौलत पर, अपने डॉलर पर, अपने पेट्रोल पर, अपने यानी वसाइल पर, अपने हथियारों पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर जिस तरह का वो भरोसा कर रहे हैं वो भरोसा कभी काम आने वाला नहीं है। और ये जो हथियार है, जब कुदरत का हथियार गिर पड़ेंगे तो समझेंगे कि ये हथियार उनके सामने कोई अहमियत नहीं रखते। आज अमेरिका हो या फिर इसराइल हो, मजलूमीन की आहें उनके साथ हैं, मजलूमीन की बदवाएँ उनके साथ हैं। और आपने देखा कि किस कदर हम इसराइल दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है। तो क्या इसराइल को इस कुर्रे अर्ज़ पर बाकी रहने का हक हासिल है? ये भी एक सवाल है। और क्योंकि जो मुल्क सरकशी करता है, जो मुल्क दहशतगर्दी करता है, जो मुल्क इंसानियत पर धब्बा है, उसे तो मिट जाना चाहिए इस दुनिया के नक्शे से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आलमी बिरादरी की यानी बेहिसी मुजरिमाना गफलत के नतीजे में आज इसराइल इस कदर सरकश हो गया है कि वो अमेरिका को भी खातिर में नहीं ला रहा है। अमेरिकी सदर की इजाज़त के बगैर वो कतर पर हमला करता है, जबकि कतर अमेरिका का एक हलीफ है और उसने हमास के हाथों यरगमाल
बनाए गए इसराइलियों की रिहाई के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब ये क़तर के वज़ीर-ए-आज़म का दावा है कि जो हमास के कब्ज़े में इसराइली यरगमाली हैं, अब उनकी रिहाई की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इसराइल ने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, एक जुर्म कर दिया है। उसने क़तर में वाक़ यानी क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में वाक़ हमास के हेडक्वार्टर पर को निशाना बनाया, मिज़ाइल हमले किए, फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया। ये अच्छा हुआ कि हमास की जो क़यादत थी, क़यादत तो बच गई, लेकिन 6 वहाँ जो लोग थे, 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, एक हमास के अहम कायद के फर्जंद हैं और एक क़तर के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। तो इस तरह 6 अफराद वहाँ पर शहीद हुए, जामे शहादत नोश किया और इसराइली दहशतगर्दी का शिकार हो गए। अब आपको बता दूं, जो न्यू डेवलपमेंट आया है वो ये है कि वहाँ पर अब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म पहुँच गए हैं दोहा। इसके बाद इज़हार यगानगत के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर वहाँ पहुँच गए हैं। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। यानी अरब ममालिक जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वो तमाम के तमाम, और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तमाम के तमाम क़तर के साथ हैं और इसराइल को शदीद तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं और उसकी मज़म्मत कर रहे हैं। और उसकी मज़म्मत करने वालों में फ्रांस भी शामिल है और कई बरतानिया शामिल है, लेकिन अमरीका है कि इसराइल की दहशतगर्दी, इसराइल के मज़ालिम की सरपरस्ती भरपूर कर रहा है, उसे तो इस तरह बाज आ जाना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि क़तरी वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि नेतन्याहू ख़्वाबों से बाहर हो गया है और ऐसा लग रहा है कि उसकी सरकशी उसे तबाह करके रख देगी, लेकिन उसे अपने अमाल का जवाब देना होगा। कब तक अमेरिका उसकी सरपरस्ती करेगा, ये भी एक सवाल है। अब तो आपको बता दूं कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है और कि हमें मुत्तहिदा तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ लाए अमल को तरतीब देना चाहिए। वैसे भी अरब और इस्लामी ममालिक को ये सोच लेना चाहिए कि फ़लस्तीनियों का वक्त कत्लेआम कर रहा है। यानी 7 अक्टूबर 2023 से आज की तारीख तक अगर आप देखें, कम से कम 70,000 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में, ज़मीनी हमलों में और उसकी दरिंदगी में और उसके कत्लेआम की वजह से। तो वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन इस्लामी व अरब ममालिक ने सिर्फ बयानात तक खुद को महदूद रखा था, मजम्मती बयानात देते रहे, लेकिन तबाही व बर्बादी को नहीं रोका। आज ये हाल हो गया है कि उन पर हमला कर रहा है। आज क़तर को हमला किया है, कल सऊदी को भी निशाना बना सकता है। फिर आप देखेंगे कि मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका को खातिर में नहीं लाता इसराइल और इन पर हमले कर रहा है। क़तर पर हमला करते हुए उसने एक बहुत ही ख़तरनाक गुनाह का इर्तिकाब किया है, जुर्म का इर्तिकाब किया है और इसराइल को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इसराइल को कोई सज़ा दिला सकता है? क्या अमेरिका को ये कायल करवा सकता है कि इसराइल दहशतगर्दी का बायस बन रहा है, इसराइल कत्लेआम का बायस बन रहा है, इसराइल इलाके में नहीं बल्कि सारी दुनिया में बेचैनी फैलाए हुए हैं? ये कायल नहीं करवा सकता, क्योंकि आप जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मेंटालिटी अच्छी तरह जानते हैं। ये बेचारा ऐसा है कि दिन में एक बात करता है तो दोपहर में उसके मुंह से कुछ या ज़बान से कुछ और अल्फाज निकल जाते हैं और रात में तो उसका मौक़िफ़ बिल्कुल बदल जाता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि अमेरिका से खबर ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और करीबी हलीफ, करीबी दोस्त चार्ली क्रिक को कत्ल कर दिया गया है। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप पे भी गोलियां चलाई गई हैं। तो आज चार्ली क्रिक की बारी थी, कल किसकी बारी होगी ये कहा नहीं जा सकता। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक है, क्योंकि वो फैसले ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई छोटा सा बच्चा भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल क़तर के दारुल हुकूमत में आपने देखा कि किस तरह इसराइल ने हमला किया और उस हमले में उसने हमास की क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की। जब उससे पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मशरिक़ी यरूशलेम में वहाँ पर आप देखेंगे कि पीर को एक हमले में, एक फायरिंग में 6 यहूदियों को मार दिया गया था, उन्हें हलाक कर दिया गया था। उसका बदला लेने के लिए उसने हमास की क़यादत को निशाना बनाया। अरे मेरे भाई, क़तर जो अमन व अमान के लिए, आलमी अमन के लिए कोशिश कर रहा है और यहूदी जो यरगमाली है उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पर आप हमला करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है और अक़वाम मुत्तहिदा भी सिर्फ मज़म्मती बयानात देने तक महदूद होकर रह गया है। OIC का भी यही हाल है और अरब व मुस्लिम ममालिक का भी यही हाल है। जब उन पर गुजरती है तो जब वो हरकत में आए हैं, अब फिल वक्त अरब हुक्मरान
اور ان کے نمائندے قطر پہنچ رہے ہیں اظہار یگانگت کے لیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اظہار یگانگت کے لیے قطر پہنچنا اہم نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے خلاف متحدہ طور پر یعنی ایک موقف اختیار کرنا سب سے اہم بات ہے۔ اسرائیل کو یقین مانیے اگر تل ابیب کو ایران مسلسل نشانہ بناتا رہتا تو آج اسرائیل گھٹنے ٹیک دیا ہوتا، لیکن امریکہ نے اسے تھام لیا، اسے بچا لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کو کون بچاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جب قدرت کو غصہ آئے گا، قدرت جب انتقام پر اترے گی تو یقین مانیے کہ سیلاب، طوفان و باد و باران اور کے ساتھ ساتھ تیز ہواؤں کے چلنے اور بجلی کے گرنے اور کے ایسے واقعات پیش آئیں گے، زلزلے کے واقعات پیش آئیں گے کہ جو طاقتیں گھمنڈ و تکبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور فلسطینیوں کو ایک یعنی بہت ہی برا سلوک فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھی ہے، فلسطینیوں کے قتل عام کر رہی ہے، وہ زمین میں زندہ دفن ہو جائے گی۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو اندازہ ہے کہ کس طرح قطر میں حالات ہیں۔ قطر میں 6 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی حملے میں، اور اسرائیل چاہتا تھا کہ خالد المشعل کو قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے، خلیل الحیہ کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور ظاہر جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق جیسے یعنی حماس کے قائدین کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل ذلیل و خوار ہو رہا ہے ساری دنیا میں۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ اس کی بے جا سرپرستی کر رہا ہے، ایسے سرپرستی کر رہا ہے جیسے اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہو، اور یقین مانیے کہ اگر کوئی اس کرۂ ارض پر ناجائز کوئی ملک ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ سرپرستی کر رہا ہے، کئی ملکوں نے اسے تسلیم بھی کیا ہے، اقوام متحدہ کا وہ رکن ہے، لیکن فلسطین کے نقشے کو دنیا سے مٹا دیا گیا۔ اور آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ دنیا کا اگر نقشہ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو اسرائیل نظر آئے گا، اور لیکن فلسطین دکھائی نہیں دے گا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم یعنی کم از کم 10-15 مغربی ممالک نے، یورپی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس ماہ میں جب اقوام متحدہ کا اجلاس منعقد ہوگا، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا، تب کہیں جا کر اسرائیل کو یہ ممالک اسرائیل کے خلاف جا کر فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست تسلیم کر لیں گے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی درندگی، اس کی دہشت گردی کب تک جاری رہتی ہے۔ اور آپ کو یہی بتا دوں کہ ہر روز 100 سے زائد فلسطینیوں کو اسرائیل شہید کر رہا ہے، لیکن ہمارے جو امریکی صدر ہے ٹرمپ، انہیں نہ شرم آ رہی ہے، نہ انہیں یہ سوچنے کا موقع مل رہا ہے کہ وہ انسان ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک روس اور یوکرین کی جنگ رکانا چاہتے ہیں، لیکن فلسطین میں جنگ بندی سے وہ گریز کر رہے ہیں۔ آخر کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ فلسطین کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ فلسطینیوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں؟ اگر وہ اس طرح سوچتے ہیں جس طرح اسرائیلی وزیر اعظم سوچ رہا ہے، تو وہ بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ فلسطین کا ایک ایک بچہ آخری دم تک جہاد کرتے رہے گا، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے گا، اسرائیل کے خلاف گلیل اٹھائے گا، اسرائیل کے خلاف پتھر اٹھائے گا اور اسرائیل کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا۔ یہ فلسطین ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں۔ آپ جا کر اس کے گھر پر حملہ کر رہے ہو، پہلے اس کے گھر میں اس نے آپ کو رہنے دیا، آپ کی میزبانی کی، اور آپ نے غداری کی، اور آپ نے جس طرح نمک حرامی کی اور خود اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہے اسرائیل کی تاریخ، اور یہودیوں کی تاریخ یہی ہے، اسرائیلیوں کی تاریخ یہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب عالمی برادری کیا کرتی ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں عالمی برادری کو، جس میں غیر مسلم ممالک شامل ہیں۔ ان لوگوں نے جس انداز میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے، فلسطینیوں کی تائید کی ہے، اس کے لیے تو ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، ان کو سلام کرنا ضروری ہے، ان کو سلیوٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم تو خاموش رہے، مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے رہے، اور ہم اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھتے رہے، ہم اپنی خواتین کو قتل ہوتے دیکھتے رہے، ان کی عصمتیں لوٹتی دیکھتے رہے، اور ان کے آبادیوں کو ڈھیر ہوتے دیکھتے گئے، ان کو زمین کے برابر کر دیا جا رہا تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا بڑے صبر کے ساتھ، اور اس کا حساب تو ہمیں دینا ہی ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ خلیل الحیہ اور خالد المشعل ان کا اصل نشانہ تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو حماس کی قیادت ہے وہ بچ گئی ہے۔ لیکن اس حملے میں خلیل الحیہ کے فرزند الہمام الحیہ وہ اپنی زندگی سے محروم ہو گئے، لیکن فلسطینیوں کے لیے مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، اب جو مسلمان ہیں ان کے لیے مرنا بہت بڑی بات ہو گئی ہے، اب جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے مرنا بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ فلسطینیوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے مرنا، وہ تو شہادت کو لپیٹتے ہیں، شہادت سے بغلگیر ہو جاتے ہیں، اور موت کا وہ تعاقب کرتے ہیں، اور موت کو تھام بھی لیتے ہیں بڑے شکر کے ساتھ کہ ہم عرض مقدس کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ رہی خبر قطر کی، لیکن ایک خبر ہم حیدرآباد سے آپ کو سناتے ہیں۔ حیدرآباد سے ایک نہیں بلکہ 2 اہم خبریں ہیں، اور
आजकल अगर किसी को आप घरेलू खादिमाओं के तौर पर या घरेलू मुलाजिमीन के तौर पर रखते हैं तो देख लें कि उनका किस रियासत से ताल्लुक़ है, क्या उनके पास आधार कार्ड है, क्या उनके जो अता पता रहता है बैरूनी रियासत का जहाँ वो रहते हैं, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, उनके या उड़ीसा के हो या मगरबी बंगाल के हो, पहले उनका पता मालूम कर लीजिए वहाँ का, और फिर यहाँ उनका आधार कार्ड लीजिए, अच्छी तरह पुलिस में पेश कर दीजिए आधार कार्ड, पुलिस मुतालिका पुलिस स्टेशन में जिस हदूद में आप रहते हैं, तो और उसके बाद आप ही उन्हें रखें। क्योंकि आपको बता दूं कि कोकटपल्ली में एक अग्रवाल फैमिली ने 2 झारखंड के मुलाजिमीन को हायर किया, उनकी खिदमत हासिल की, और आप देखेंगे कि रेनू अग्रवाल इस खातून का नाम है, उस खातून को जिसकी उम्र 50 साल है, उसे उसके मुलाजिमीन ने उसके घरेलू खादिमीन ने कत्ल कर दिया। एक तो खैंची उसके पेट में घोंप दी, फिर चाकू से भी उस पर वार किया और अच्छी तरह बांध कर उसे ये वार किया गया, और फिर सोने के जेवरात और रकम लेकर फरार हो गए। अब उस वक्त आपको बता दूं कि रिंकू के जो शौहर है वो कहीं बाहर गए थे। रिंकू अग्रवाल, उनके जो शौहर है राकेश अग्रवाल और बेटा शुभम अग्रवाल काम से बाहर गए थे, और ये जब वापस 7 बजे शाम को आए तो देखा कि रिंकू अग्रवाल को बंधा हुआ पाया और उनकी लाश खून में लुथपुथ थी। तो ये सीसीटीवी में भी ये कि जो फुटेज है वो कैद हो गया है, और हो सकता है कि पुलिस उन दोनों मुलजिमीन को या जो कातिल हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो ये अगर आप के मुलाजिमीन को रखें तो बहुत ही सोच समझ कर रखें। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं एक और ख़बर की जानिब। उस खबर का ताल्लुक अमेरिका के मुक़ीम एक हैदराबादी तालिब इल्म से है। एक हैदराबादी तालिम जिनका नाम मोहम्मद जैद बताया गया है, और ये ओल्ड मलकपेट के रहने वाले हैं। अमेरिका में एक हादसे का शिकार हुए, कार हादसे का शिकार हुए, जिसके बाद वो फिल वक्त एक अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल में उनका इलाज जारी है, और मौत और जिस्म की कशमकश से वो 2-4 हैं। उनके वालिदैन ने, उनके रिश्तेदारों ने यानी हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने से दरख्वास्त की है कि वो इमरजेंसी वीज़े जारी करें ताकि वो अपने बच्चे की यानी इयादत कर सके, बच्चे के क्या ख्याल रख सकें। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये बताया जाता है कि ये जो तालिब इल्म हैदराबादी मोहम्मद जैद, वो एक स्टोर से ग्रासरीज ख़रीदने के लिए बाहर गए थे कि एक हादसे का शिकार हो गए, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजपोर्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हेल्थ प्रोफेशन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसके अलावा फिल वक्त उन्हें सेंट विंसेंट मेडिकल सेंटर हार्टफोर्ड हेल्थ केयर में रखा गया है, और जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो आप देखिए कि जो बच्चे जाते हैं, तालीम के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, तो ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, उनका रोशन मुस्तकबिल हो, और वो दुनिया में दौलत कमाएं, दुनिया में नाम कमाएं। लेकिन जिस तरह अगर माँ बाप से दूर हो जाते हैं, रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अलमिया हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर मोहम्मद जैद की बात कीजिए, अगर वो हादसे के शिकार हो गए हैं, वहाँ उनका कोई नहीं है, अब वो एक दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं, ऐसे में अमरीकी कौंसल खाने को ये चाहिए कि वो इंसानी बुनियादों पर इनके जो वालिदैन हैं या इनके जो रिश्तेदार हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका जाकर अपने बच्चे के सेहत का ख्याल रखें, तो वो वहाँ जा सकते हैं और बहुत बड़ा काम होगा। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से भी उनके वालिदैन ने, उनके रिश्तेदारों ने मदद की अपील की है। नाज़रीन, अमेरिका से भी ये खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो ज़्यादा बकवास करते हैं, लेकिन उनके जो इक़दाम होते हैं इंतहाई जुनूनी होते हैं, और आजकल ऐसा लगता है कि कई एक ममालिक के जो सदर हैं, वज़राए आज़म हैं, वो अजीब व गरीब तबीयत के मालिक हैं। अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें पागल समझती है, बेवकूफ़ समझती है, जुनूनी समझती है। तो बहरहाल अब आपको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक साथी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है चार्ली क्रिक का इंतहाई क़दामत पसंद है, और ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है, ट्रंप के जो ख्यालात है, नज़रियात है, उससे वो पूरा इत्तेफाक करते हैं, उनके पार्टनर भी हैं। तो बहरहाल उन्हें गोली मारकर उनका सफाया कर दिया गया है, यानी जो नज़रिया वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उस नज़रिए को गोली मार दी गई है। अब देखना है कि ट्रंप का क्या होगा, क्योंकि ट्रंप पर भी कई मरतबा कातिलाना हमले हो चुके हैं और वो बाल बच चुके हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो बाल बच जाता है फिर आखिरकार मर जाता है। अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया अरसे के दौरान जिस तरह के दावे किए हैं कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के
के दरमियान जंग बंदी करवाई है। एक नहीं बल्कि 35 मरतबा उन्होंने ये दोहराया है, लेकिन हिंदुस्तान ने ना उससे इनकार किया है ना उससे का इकरार किया है, जबकि पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप ने सही कहा है। पाकिस्तान ने सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश भी कर दी, जबकि पाकिस्तानियों को यानी उनकी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा ये लगाइए, उनकी यानी जहालत का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक जो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है उनकी तादाद सरकारी आदद व शुमार के मुताबिक 70,000 से तजावज़ कर गई है। 1,60,000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और शोहदा में बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। और आप ये भी बता दूं कि आज भी जो मलबे हैं उसके नीचे हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी दबे हुए हैं, शहीद फ़लस्तीनी दबे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान इन हालात में ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर सकता है, हर किस नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया है क्योंकि पाकिस्तान फिलवक्त ट्रंप जो कहते हैं वो करता जा रहा है, उनके इशारों पर नाच रहा है और उसे डर है पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि कहीं इमरान खान अगर बाहर निकल जाएं तो उनका भुर्ता ना बना दें। क्योंकि देखिए बदनवानी का जहाँ तक सवाल है, करप्शन का जहाँ तक सवाल है और हराम कारी का जहाँ तक सवाल है, याशी का जहाँ तक सवाल है, चोरी और सरकारी ख़जाने को लूटने का जहाँ तक सवाल है, एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। और अगर आप आवाम की खिदमत नहीं करते बल्कि मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करते हैं या ज़ात पात के नाम पर उनमें तफरीक पैदा करते हैं या फिर अपना उल्लू सीधा करते हैं, बैरून ममालिक में जायदाद खरीदते हैं, तो ये आप अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। हद तो यह है कि हालिया अरसे में फातिमा भुट्टो का एक मजमून शाया हुआ जिसमें उसने कहा कि फातिमा भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी जो फौजी क़यादत है या सियासी क़यादत है वो यहूदियों की ग़ुलामी करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के एक ऐसे कमांडर को यानी निशान इम्तियाज़ से नवाजा जो इसराइल नवाज है और इसराइली अखबारात ने उसकी ज़बरदस्त सताइश की थी। तो बहरहाल पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो अमेरिका के सदर को भी खुश कर रहे हैं, यहूदी हुकूमत को भी खुश कर रहे हैं, इस तरह का इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आपको बता दूँ कि क़तर का सवाल है, क़तर के वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि नेतन्याहू को अपने अमाल का जवाब देना होगा, अकाउंटेबिलिटी उनकी की जाएगी और उन्हें कटहरे में लाना चाहिए। आलमी जो फौजदारी अदालत है उसके कटहरे में गिरफ्तार करके उसके हाथों में हथकड़ियाँ डालकर पेश करना चाहिए, क्योंकि वो इंसानियत का कातिल है, वो बच्चों का कातिल है, ख़वातीन का कातिल है। और इस कातिल को मैं समझता हूँ कि अगर अमरीकी सरजमीन पर कदम रखने की इजाज़त दी जाती है तो उसके लिए जिस तरह ये कातिल जिम्मेदार है उसी तरह अमरीकी सदर भी जिम्मेदार होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हमने आपके सामने पेश की है। लेकिन एक खबर आपको हम बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में हम आपको बताते हैं कि उन्हें अब मणिपुर याद आया है। बेचारों को इतने साल बाद मणिपुर याद आया और उन्होंने भी देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा कि 79 डेज़ के बाद मणिपुर के मसले पर उनकी ज़बान खुली थी 1 मिनट के लिए। लेकिन आपको बता दें कि मणिपुर में जिस तरह ईसाई ख़वातीन की बेहुरमती की गई, ईसाई ख़वातीन की इस्मतें तार की गई, इज्तिमाई ज़्यादती का उन्हें निशाना बनाया गया और उनके जो बुलहवस फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने जिस तरह उन्हें नंगा करके, उन्हें बरहना करके उनकी परेड करवाई गई, उनके नज़रों के सामने उनके भाइयों को कत्ल किया गया, उनके बाप को कत्ल किया गया, उनके माओं की इस्मतें लूटी गई। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुँह पर क्या था मैं नहीं कहता, अपोजिशन तो कहती कि ताला था। तो बहरहाल वो ताला उन्होंने अब खोला है। अब देखना यह है कि 13 सितंबर को वो मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी कई मरतबा मणिपुर जाकर आ चुके हैं, लोगों के जख्मों पर मरहम भी रख चुके हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और जाकर वो क्या करना चाह रहे हैं ये वही जानते हैं। तो बहरहाल अब वहाँ पर जो वो हैं खिलौना बंदूक हैं या दूसरे चीज़ें हैं उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ऐसे में आपको बताने का मकसद ये है कि अगर कोई मुल्क का हुक्मरान है तो वो सिर्फ एक रियासत का हुक्मरान नहीं होता, एक गली का, एक शहर का हुक्मरान नहीं होता, बल्कि सारे मुल्क का हुक्मरान होता है और सारे अवाम की बहबूद उसका फ़र्ज़ होती है और सारे अवाम की तरक्की बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत आगे बढ़ाना उन्हें उसका फ़र्ज़ होता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया आप अच्छी तरह जानते हैं। उनके पार्टी का खुफिया एजेंडा कैसा रहा, RSS के इशारों पर वो किस तरह नाचते रहे ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी आज मोहन भागवत 75 साल के हो गए हैं और झूठ के मामले में मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपोजिशन कायदीन ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद लीडरों को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन वो खुद अब 75 साल के हो गए
انہوں نے کہا کہ وہ مستعفی ہونے والے نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے کسی کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔